अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सियासी गहमा गहमी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। सियासी हरीफ एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं। दावतों, मुलाकातों और सियासी मीटिंग्स का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। अपोजिशन जमातें हुकूमत को घर भेजने की नई हिकमत अमली तरतीब दे रही हैं। अदम एतमाद के लिए माहौल को साजगार बनाने की कोशिशें कर रही हैं। अपोजिशन न सिर्फ आपस में मुशावरत कर रही है बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिशें हो रही हैं। हफ्ते को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के बाद कल आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के चौधरी बिरादरान से मुलाकात की और फिर आज MQM ने काफ लीग और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग से मुलाकात की। और अब यह खबर सामने आई है कि नून लीग की क़यादत बहुत जल्द काफ लीग की क़यादत से मुलाकात करने वाली है। इस हवाले से नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज का काफ लीग के मोनी सलाही से रब्ता हुआ है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की चौधरी बिरादरान से मुलाकात का इम्कान है। शहबाज शरीफ और चौधरी बिरादरान के दरमियान मुलाकात आइंदा 2 रोज़ में हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जुमेरात को मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, मगर मुलाकात का दिन और वक्त अभी तय नहीं हुआ है। हैरानकुन तौर पर दावतों और मुलाकातों का ये मायने खैर सिलसिला सिर्फ अपोजिशन जमातों तक महदूद नहीं है, बल्कि खुद हुकूमती इत्तेहादी भी अलग से मुलाकातें कर रहे हैं और साथ ही हुकूमत से खुलकर शिकवे और शिकायतें भी कर रहे हैं। आज हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी काफ लीग से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, पकना शुरू नहीं हुआ है, क्या कच्चा ही खा लें। जबकि MQM के रहनुमा आमिर खान ने भी चौधरी परवेज इलाही की बात की तायीद की। आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? देखें, मेरी बात सुने ना, वैसे तो ये सवाल बनता है जो कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें ये सवाल इनका इस तरह का है कि वो तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, तो जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती अभी तो सारी बातें अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। बड़ा देर कच्चा ही खा लो। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन है इस वक्त, ये बता दें। वो आप हमारे बयान से अंदाज़ा करें। जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। और आज MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं की लाहौर में नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई और फिर मीडिया से बात करते हुए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने MQM की दिल की आवाज़ सुन ली है, मगर वो ज़बान से ऐलान कराची जाकर करेंगे। जबकि MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा कि इस हवाले से राब्ता कमेटी में मुशावरत करेंगे। मीडियम से हमारे राब्ते हो चुके हैं और अगले चंद दिनों में हमारा इजलास होगा जिसमें हम ये फैसले करेंगे। और ये सारी ऑप्शंस जो आपने बताई, मैंने आमिर खान साहब उनके मोहतरम साथी उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आइनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। और ये मुल्क जिस हद तक पहुंच गया है, आवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जो माशी तबाही है उसके पेश नज़र अब मज़ीद वक्त देना एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। उसके लिए सारी बात हमने इनसे की है, तो ये अपने कराची जाके अपनी कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, ज़ुबान से ये कराची जाके बताएंगे। अभी पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाईकमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे। फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। अब हुकूमत के लिए एक मसला यह है कि अपोजिशन के अदम एतमाद के लिए मुतहर्रिक होते ही हुकूमत इत्तेहादियों ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। शिकवे और शिकायतें की जा रही हैं, यानी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के तो इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर इत्तेहादियों ने मौके से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही खबर आई कि कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत की अहम इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी हुकूमत से शिकायत हो गई है। वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा चाहती है। इस शिकायत में कितनी सदाकत है ये हम बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी पूछेंगे, लेकिन पहले काफ लीग से हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, साथ ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी मौक़िफ़ मालूम करेंगे। कामिल अली आगा साहब, पहले आपसे, जरदारी साहब से कल मिले चौधरी बिरादरान, फिर आज MQM की आपसे भी मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, फिर खबर आना कि नून लीग की मुलाकात होने वाली है चौधरी बिरादरान से, तो कहीं ना कहीं कुछ कुर्बतें बढ़ रही हैं। अगर हतमी फैसले नहीं भी हो रहे हैं, जरदारी साहब को जो एजेंडा लेकर आए थे, कहीं ना कहीं उस पर पेशरफ्त हो रही है। देखें शाहजेब, जो जरदारी साहब हैं उनके साथ तो चौधरी बिरादरान का रब्ता रहता है, इवन मेरा भी रब्ता रहता है उनके साथ। वो कोई ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी वो बड़े मोहतरम मिजाज शख्सियत हैं। और चौधरी बिरादरान आपको पता है हमेशा खुले दरवाजे की सियासत करते हैं। इसमें अपोजिशन या हुकूमती जमातों
का कोई लेना देना नहीं है। ये मुनासिब रवैया सियासत में, ये इसके अंदर कतगन अगर कभी आई थी तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई थी। वो हाथ मिलाने से इनकार करते थे और उसके बाद ये रवायत कुछ आगे बढ़ी और अब इमरान खान साहब के अंदर भी कुछ इस किस्म की बातें हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि फ़लाँ के साथ बात नहीं करनी, फ़लाँ के साथ हाथ नहीं मिलाना। तो ये रवैये को मेरे ख्याल में सियासत के अंदर अच्छे रवैये नहीं होते। अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उनका आपस में इंटरेक्शन तो होना चाहिए। वैसे मगर इतने थोड़े से वक्त में इतना बहुत सारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ ना कुछ पक रहा है। अभी तक तो चौधरी परवेज लाई साहब ने कहा है ना कि अभी तक तो किचन में सामान पहुंचा है, पकना शुरू नहीं हुआ अभी तक। अगर पकेगा तो खुशबू आ जाएगी। मगर वो किचन में सामान मेन्यू के मुताबिक आता है ना, तो मेन्यू में तहरीक अदम एतमाद है क्या? ये सियासत में होता रहता है। ये शाहजेब आपको पता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये तैयारी तो अपोजिशन हमेशा करती है और अपोजिशन की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को गिराया जाए और फिर ज़ाहिर है ये अपोजिशन तो हमेशा से ये चाहती है। ऐसा अपोजिशन तो चाहती है, मगर कल आपने एक दिलचस्प बात की। आपने कहा कि जब तक इस हुकूमत के साथ रियासत खड़ी है, हम भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है अपोजिशन तो आपसे राब्ते कर रही है, मगर आपको इशारा नहीं मिला अभी तक। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब भी इस बात पे इसरार होता है कि कब तक खड़े रहेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस वक्त तक खड़े हैं जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है। तो इसमें कोई, मेरे ख्याल में मैंने जो बात की है वो एक मुनासिब बात है और हकीकत भी है, और हकायक के ऊपर बात करनी चाहिए। वैसे यानी आप ये कह रहे हैं ना कि रियासत हुकूमत के साथ ही खड़ी है, और ये जो तासुर पैदा किया जा रहा है या दिया जा रहा है कि रियासत और हुकूमत के आपस में इख्तलाफात हैं, वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। शाहजेब, मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ लोग कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जिस दिन न्यूट्रल हो जाए उसके बाद हुकूमत के लिए कोई अच्छे दिन नहीं होते। उसके बाद मसाइब बढ़ते चले जाते हैं हुकूमत के लिए, उसको टफ टाइम मिलता है। और ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल में अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो अपोजिशन भी एक्टिवेट होती है और उसकी हरकत और सनात से भी पता चलना शुरू हो जाता है कि अब जो है कोई नया सिनेरियो जो है बनने वाला है। तो ये तोको वो लोग करते होंगे जो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, और एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं और हुकूमत का साथ आइन और कानून के दायरे में देते हैं, और वो देना भी चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मगर ऑपोजिशन तो एक्टिव हो गई है, तो ये बगैर न्यूट्रल हुए एक्टिव हो गई है। आपके ख्याल में न्यूट्रल है या नहीं है? मैं कतई तौर पे इस बात की जो है वो इसमें मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि न्यूट्रलिटी जो है वो नज़र आ जाती है और उसके बाद फिर मामला किसी और तरफ चल पड़ते हैं। और यही वजह है कि काफ़ी लीग इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है। हम खड़े हैं और हमारा तो बिल्कुल तहैया ये है कि हमने 5 साल के लिए इनके साथ इत्तेहाद किया हुआ है और हम अपने एग्रीमेंट को पूरा करेंगे। और अगर अचानक रियासत न्यूट्रल नज़र आई तो फिर उस एग्रीमेंट में इधर उधर जा सकते हैं आप? नहीं, वो तो मैंने हमेशा कहा है कि जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है हम भी खड़ी हैं। हमारा मुआहदा भी रियासत के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया। काफ़ी लीग की राय आपने सुनी है। हमारे साथ सेनेटर नवारुल हक काकड़ साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा कि ये दुरुस्त है या नहीं। बड़ी सख्त प्रेस रिलीज थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की और ये कहा गया था कि वज़ीर आला से कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखें, आखिरी मरतबा खुलकर रखे जाएँ। हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, मुतालबात पूरे ना हुए और तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो पार्टी अपना लाएमल तय करेगी। तो क्या वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिया आज मुलाकात में या नहीं हो सका ये मामला? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। ये सोशल मीडिया के तवस्सुत से मेरी नज़र से भी इस किस्म की स्टेटमेंट गुजरी थी, लेकिन
मैं इस चीज़ की वजाहत करते चलूँ कि पार्टी प्रेसिडेंट जाम कमाल साहब ने कोई ऐसा हमें इंस्ट्रक्शंस इस हवाले से या किसी बाकी जो मेजर दोस्त हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उनमें से भी कहीं से मुझे इस तरह की एको नहीं आई। चेयरमैन सेनेट साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से ये बात ज़रूर चली थी, लेकिन उसमें भी कोई रेपिटेशन नहीं आई, कोई तकरार नहीं आई है इस बात की। तो लगता ये है कि गालिबन वो भी कोई अगर कहीं हुई है, ये मेरा गुमान है कि वो कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रही है, कोई पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन नहीं आई है अभी तक। तो पार्टी मुतमईन है मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ और इत्तेहाद पर भी कायम है, कोई आपकी डिमांड्स नहीं है? देखिए, इत्तेहाद पे हम कायम हैं। हम पीटीआई के साथ बेसिक जो एजेंडा हमारा था, बलूचिस्तान गवर्नमेंट में भी हम कोलिशन में हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी हम कोलिशन में हैं। तो सेनेट के अंदर उन्होंने डिस्पाइट कि हम माइनॉरिटी में हैं, उन्होंने रिवॉर्ड किया हुआ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट को। और चेयरमैन सेनेट की पोजीशन अगर पीटीआई हमें सपोर्ट ना करे तो शायद हमारे लिए उसको होल्ड करना मुमकिन ना हो। तो हम समझते हैं कि इससे भी अगर रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती, पार्टी के हलकों में ये ख्याल ज़रूर है, लेकिन ना होने की सूरत में कोई डिवोर्स या वापसी की डेलिब्रेशन कभी भी हमारी पार्टी में नहीं हुई। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। काफ लीग ने बड़ा वाज़ेह किया है कि जब तक रियासत हुकूमत के साथ खड़ी है, हम भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। ज़ाहिर है आपकी पार्टी जिन सर्कमस्टांसिस में बनी, उसमें जो रियासत है उसका एक किरदार है, तो आपकी भी पोजीशन यही है या आप वैसे ही हुकूमत से खुश हैं, रियासत की जो भी पोजीशन हो? देखिए, हमारी पार्टी रियासत के किरदार में अपना किरदार अदा करती है। लोग तासुर रखते हैं, लोगों को हक है, ये एक फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। हम क्या तासुर है कि रियासती कोई किरदार था हमारी पार्टी की तश्कील में। मैं आपको फिर यहाँ वजाहत करता चलूँ कि हमारे पास जितने इलेक्टेबल्स थे, ये रियासत बनने से पहले सियासत में है। मिसाल के तौर पे जाम कमाल साहब 3 नस्लों में पाकिस्तान बनने से पहले उनके दादा ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। फिर वो वज़ीर आला बने, फिर उनके वालिद बने, फिर उनके पोते बने, 3 जनरेशन में। तो क्या रियासत का किरदार था 1947 में? जैसे चौधरी बिरादरान भी, उनके वालिद साहब भी सियासत में थे, चौधरी बिरादरान के साहबजादे भी सियासत में हैं, मगर वो ओपनली कहते हैं कि रियासत का जहाँ किरदार होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप हुकूमत से अपने तय खुश हैं और चाहे जो भी मामलात हों, रियासती मामलात हों, इससे आप हुकूमत के साथ रहेंगे? हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? जी, हम समझते हैं कि इस वक्त तक कोई ऐसा तासुर अगर है कि उनके इत्यादि या खुसूसी तौर पे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, हमारे यहाँ कोई ऐसी डेलिब्रेशन नहीं हुई कि हमने इस हुकूमत का साथ छोड़ना है। बहुत शुक्रिया। इत्तेहादियों की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत मुतमईन है, मगर क्या हुकूमत का इत्मीनान गलत है? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस पर बात करने के लिए, एक ब्रेक के बाद। नून लीग मुतहर्रिक है, पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक है, हुकूमत के इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद ज़रूर कर रहे हैं, मगर ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल तहरीक अदम एतमाद के लिए वो राज़ी नहीं है, ना ही अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा होमवर्क पेश किया गया है। क्या हुकूमत बिल्कुल मुतमईन है, इत्तेहादियों से बात करेगी नहीं करेगी? हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, क्या हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इत्मीनान है? बहुत तेज़ी से मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादी ज़रूर कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, मगर आपकी कारकर्दगी पर भी तनकीद कर रहे हैं। MQM का मिलना, फिर काफ लीग का मिलना, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का मिलना, कहीं ना कहीं कुछ पक तो नहीं रहा जिसका आपको पता नहीं चल रहा है? शाहजेब भाई, हमें अपने साथियों पर, अपने इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है और ज़रूर मिले, हमें कोई घबराहट नहीं है। और मैं अभी कह रहा हूं, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को पैगाम दे रहा हूं, ये मुलाकातें गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। शाह साहब, इसकी वजह क्या है? क्योंकि काफली की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है तो हम हुकूमत के साथ हैं, जब रियासत नहीं होगी, न्यूट्रल हो जाएगी, तो हमारी सिमत भी बदल जाएगी। आपका भी कॉन्फिडेंस यहीं से ड्राइव हो रहा है या कुछ और बात है? जी नहीं, हम जमीनी हकायक को देख रहे हैं। मुझे बताइए,
आप देखिए, आप सियासत पे नजर रखते हैं, माशाल्लाह आपका अपना एनालिसिस बड़ा बड़ा जामे होता है। मुझे ये बताइए, काफ लीग इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाए और फायदा पहुंचाए नून लीग को, जो उन पर एतमाद और वो उन पर एतमाद नहीं करते, उन्हें क्या हासिल होगा? मुझे बताइए। उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। एनक्यूएम के दोस्त हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हलीफ हैं, वो मौजूदा हुकूमत को जिसका वो हिस्सा है, उनको नुकसान पहुंचाकर फायदा पहुंचाए। किसको? पीपल्स पार्टी को, जिससे वो डसे हुए हैं और कराची में उनके खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं। इसमें क्या मंतक है? बिल्कुल गैर मंतकी सी बात है। तो हमें उन पर पूरा एतमाद है। सर भी आप इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आपका कि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या है कि एमक्यूएम को देगी या फिर नून लीग क्या चौधरी बिरादरान को देगी। मगर अगर नून लीग किसी भी तरह गिव एंड टेक के लिए तैयार हो जाए तो वो कहते हैं आपके 22 एमएनए हैं जो इस वक्त नून लीग में आने को तैयार हैं, मगर आप वो उन्हें टिकट की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि उनके सीनियर जो कारकुनान है वो ना नाराज हो जाए, तो वहां से खतरा नहीं पैदा हो जाएगा? भाईजान गारंटी दे देना, क्यों नहीं देते? दे दे। अगर वो समझते हैं कि इस हुकूमत को गिराना इतना ही जरूरी है तो दे दे गारंटी। कौन रोक रहा है उनको? वो तो हमारी पार्टी के दरीना कारकुन नाराज हो जाएंगे। तो फिर देखिए ना, फिर घड़ी तोला घड़ी माशा, फैसला करे या कारकुनों को राजी रखे या फिर हुकूमत को गिराने की कोशिश बंद कर दे। ये गिराने की कोशिश तो पहले दिन से कर रहे हैं, यके बाद दीगर उनको नाकामी हो रही है, जो अभी भी हुई। आपने देखा कि नेशनल असेंबली में हुई, आपने देखा कि सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद हुई। मौके पे गैर हाजिर हो जाते हैं, टेलीफोन पे दावतें देते हैं, खुद गायब हो जाते हैं। मसलहत आप देखिए। ये बताइए, सेनेट में जो कुछ हुआ, अभी स्टेट बैंक का जो अभी बिल आया आपके सामने, उसमें क्या हुआ? ये आपके सामने है ना, क्या हुआ ये बताइए। इनकी तो अपनी सफों में अभी यकसुई नहीं है। तो ये तो बातें हैं करने की, अपने मायूस कारकुनों को हौसला, उनकी कमर बांधने की जरूरत है, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको क्या कहें? यही तासुर देते हैं। बात तय हो गई, यहां से इशारा आ गया, वहां से इशारा आ गया। और शाह साहब, आप जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसको कितना न्यूट्रलाइज करने में हुकूमत कामयाब हुई है कि वो अपने कारकुनों को मोबिलाइज करें और आप उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, तो ऐसा ना वो आपके लिए मसला बन जाए? शाहजेब, कौन सा ग्रुप? मैं समझा नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप साहब ने मैं नहीं समझता हूं कोई ग्रुप नहीं है। मेरी नजर में तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप है और उसका नाम है इमरान खान का ग्रुप। तहरीक इंसाफ में जो रहेगा उसने इमरान खान के साथ रहना है, और जो इमरान खान से नजर चुराएगा वो फिर तहरीक इंसाफ में नहीं रहेगा। मगर ऐसा हुआ ना शाह साहब के कुछ एमएनएस और एमपीएस और एमएनएस खड़े तो हो गए थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, तो वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर लिए आपने, या वो किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं उनके? वो एक तासुर था कि जनाब बहुत कुर्बत है। वो एक तासुर था कि कल को बात तय हो जाएगी। जैसे जैसे वो तासुर जायल हो रहा है, लोगों ने अपनी गलती का एहसास किया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना किबला दुरुस्त किया है। ये बड़ी आम बात है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि जरा तासुर उन लोगों के अपने बयानात से बना था, वो टॉक शोज में जा रहे थे, मुतादिद एमएनएस एमपीएस, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर। आप ये कह रहे हैं उन सबको अब मुतमईन कर लिया गया है, तरीन साहब का कोई ग्रुप नहीं है जो एग्जिस्ट करता है इस वक्त पार्टी के अंदर? मुझे तो तहरीक इंसाफ में एक ही ग्रुप दिखाई देता है, और वो है जो इमरान खान पर एतमाद करते हैं और उसको अपना कायद समझते हैं। और शाह साहब, ज़ाहिर एक जो पहला फेज था आपका खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी का, उसमें बहुत मायूस कुन कारकर्दगी रही हुकूमत की। आपको लगता है जो सेकंड फेज होगा, अगर हुकूमत नहीं भी गिरती है तो उसमें कोई जो परफॉर्मेंस है वो कुछ अलग हो जाएगी, कोई कैंपेन अलग कर लेंगे खान साहब तो कुछ अलग आउटकम आ जाएगा? यहाँ वहाँ पर एक चैलेंज है हुकूमत को अपनी कारकर्दगी की वजह से? देखिए शाहजेब, हर इलेक्शन जो है ना वो चैलेंज होता है। इलेक्शन कभी आसान नहीं होता और कभी इलेक्शन को आसान नहीं लेना चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा को एनालाइज कीजिए। आप कहते हैं कि हमें वहां नाकामी हुई, मैं कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की जमातों को ले ले। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कहां है?
कितनी सीटें हासिल की, कितने वोट लिए, नून ने कितनी सीटें ली, कितने वोट हासिल किए। तबाही तो इन दोनों जमातों की हो गई। एएनपी ने कितने वोट लिए आपके सामने है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के से हटकर अगर किसी ने वोट लिए तो जेयूआई ने लिए, ये हकीकत है और उस हकीकत से मैं इनकार नहीं कर सकता। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो दो बड़े धड़े सामने आए हैं वो है पीटीआई और जेयूआई। मगर शाह साहब ये आप जाहिर सियासत को समझते हैं, ये मगर सिर्फ एक सवाल ऐड कर दूं, क्योंकि आपने कहा कि दो धड़े आए हैं। मौलाना की को पेशावर में जीतना कितना ये निशानदेही करता है, क्योंकि मौलाना का अपना वोट बैंक इतना बड़ा है, या फिर एंटी पीटीआई वोट इतना खड़ा हो गया है कि वो मौलाना को पीटीआई की अपोजिशन समझते हुए मौलाना को वोट दे रहे हैं? नहीं, देखिए पेशावर में जो हमें नुकसान हुआ वो हमारी सफों में यकसुई नहीं थी। हमारे कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे मफादात को पार्टी पर तरजीह दी, उसका हमें नुकसान हुआ, उनको भी नुकसान हुआ, पार्टी को भी नुकसान हुआ और उन्हें उसका एहसास भी हुआ है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि हम उस गलती से सबक सीखेंगे और अगले फेज में पंजाब में और दीगर इलाकों में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर अपनी सिमत को दुरुस्त करेंगे। मगर शाह साहब, जो एंटी पीटीआई फैक्टर अगर मौलाना के हक में पेशावर में गया है तो पंजाब के इलेक्शन में वो नून लीग के हक में क्यों नहीं नजर आ रहा होगा? देखिए, इस वक्त जो बहस चल रही है ना सियासी हलकों में वो ये है शाहजेब, लोग समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब से मायूस हो गई है और उन्होंने बहुत कोशिश की, वहां देरे डालने की कोशिश की, वहां पींगे बढ़ाने की कोशिश की, उनकी दाल नहीं गली। लोग समझ रहे हैं कि नून लीग को सिंध में पजीराई नहीं मिली, चुनाचे मायूसी के आलम में फिर यकजा हुए। पीडीएम बनाने वाले, पीडीएम को तोड़ने वाले भी वही थे ना बनाने वालों ने। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाने के लिए शुरुआत की और पीपल्स पार्टी ने अपने मफादात की खातिर पीडीएम को तोड़ दिया। अब जब दबाव आया तो फिर उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान पर वो गालिब नहीं आ रहे तो फिर नई सरबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग समझ गए हैं कि इस वक्त नून लीग पंजाब तक महदूद हो गई है और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है और इन्होंने फैसला कर लिया है कि इधर हम उधर तुम। ये इधर हम और उधर तुम की वजह के साथ एक तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अगर मुल्क में कोई वफाकी सोच रखने वाली जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है, जो आज सिंध में भी है, पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, आजाद कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। तो जिसकी वफाकी सोच है वो अपनी सफे तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा जोड़ेगा। मगर शाह साहब, अगर आप ही के एनालिसिस के तहत अगर ये बात दुरुस्त भी है तो अगर आप सिंध में पीपल्स पार्टी से हार गए, पंजाब में नून लीग से हार गए, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना ने आपको चैलेंज दे दिया, तो वफाकी सतह पर आपका तो हुकूमत बनाने में नुकसान हो जाएगा ना? देखिए पहली बात तो ये है, ये तो आप मफरूजा है ना कि हार गए। अभी तो इंतखाबात आने हैं, इंतखाबात होने हैं। आप जानते हैं कि इंतखाबात के लोकल जब इलेक्शंस होते हैं तो लोकल इंटरेस्ट गालिब आ जाते हैं। कई दफा जब सूबे की सीटें होती हैं तो वहां प्रोविंशियल फैक्टर्स भी अपना प्ले करते हैं। जब आप नेशनल लेवल पर सियासत करते हैं तो उसकी सोच और उसका जाविया और होता है। मेरी नजर में इस वक्त वफाक की सतह पर अगर किसी जमात को पजीराई हासिल है तो अल्लाह के फजल करम से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इसमें कोई शक नहीं कि हमें एहसास है कि लोगों को दिक्कत में है, लोग महंगाई का बोझ है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं इमरान खान दयानतदार है, इमरान खान इस मुल्क का वफादार है और
इमरान खान को मौका मिलना चाहिए। बहुत बाकी जो है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत पर एतमाद है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नजरसानी के अक्सरियती फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ होने वाली तमाम कार्रवाइयों को रोका, अपनी ही दी गई हिदायत को कलअदम करार दिया। मगर हुकूमत को अब भी उम्मीद है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कार्रवाई कर सकती है। मामला खत्म नहीं हुआ और अब भी जस्टिस फाइज ईसा को जवाब देना पड़ेगा और इस हवाले से एक बार फिर से हुकूमत मुतहरिक हो गई है। हुकूमत का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा केस में जो नजरसानी का अक़लियती फैसला दिया, उसे अक्सरियती फैसले में जस्टिस याया आफरीदी के मुख्तसर फैसले से तक़वियत मिल गई है, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक जस्टिस याया आफरीदी ने अलग से एक मुख्तसर फैसला दिया है और उसमें उन्होंने मौजूदा कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तो कलअदम करार दिया, मगर मुस्तकबिल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर FBI रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई पर पाबंदी नहीं लगाई और नतीजतन जस्टिस फाइज ईसा के केस में कार्रवाई की अब भी गुंजाइश मौजूद है और FBI की रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। अब आम बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जिन्होंने जस्टिस फाइज ईसा केस में अक़लियती फैसला दिया, यानी 4 जजेस पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया जो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ था। और हुकूमत का दावा है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से अब भी इस मामले का अज़-खुद नोटिस ले सकते हैं और जस्टिस फाइज ईसा को जवाबदेह बना सकते हैं। कल वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम ने जस्टिस मुनीब अख्तर, जो अक़लियती फैसले के रुकन थे, उनके इजाफी नोट का हवाला दिया और उम्मीद जाहिर की कि अब भी जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक मैथमेटिकल एनालिसिस की। उन्होंने जो 5 लर्नड जजेस हैं उनका उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर की एनालिसिस करके ये कहा कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम चीज़ें कलअदम हैं और जो FBR की रिपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहीं इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन जो जस्टिस याया आफरीदी जो छठे लर्नड जज हैं, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक लिखा कि ये तमाम चीज़ें कलअदम हैं। उन्होंने आगे ये नहीं लिखा कि ये FBR की रिपोर्ट या जो दूसरा मटीरियल आया है वो फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा सकता। इस पे उन्होंने फर्दर डायरेक्शन नहीं दिया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये फरमाया अपने जजमेंट में कि इसका मतलब है कि 10 जज थे तो 5 की ये डायरेक्शन है, इस मटेरियल को दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता इन फ्यूचर में। यानी 5 की ये डायरेक्शन नहीं है तो यानी ये मेजॉरिटी फ़ैसला नहीं है। तो इसका तो मतलब ये है कि जो रिव्यू का जो ऑर्डर हुआ है उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस तमाम मटेरियल को दोबारा से देख सकती है। अगर ये इंटरप्रिटेशन ली जाए तो ना क्यूरेटिव रिव्यू की ज़रूरत है, ना किसी और नए पिटिशन की ज़रूरत है। अब हुकूमत एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ 6 जजेस का अक्सरियती फैसला है जो जस्टिस फाइज ईसा के हक में है और उसमें जस्टिस याया आफरीदी का इजाफी नोट भी अलग से शामिल है, और एक तरफ 4 जजेस का अक़लियती फैसला है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है। मगर हुकूमत का दावा है कि जस्टिस याया आफरीदी ने मुस्तकबिल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में FBR की मौजूदा रिपोर्ट पर आज़ादाना कार्रवाई पर पाबंदी नहीं लगाई है। तो इस तरह जस्टिस फाइज ईसा के केस में फैसला 6 और 4 का नहीं बल्कि 5 और 5 का है और यूं जस्टिस फाइज ईसा का केस अब भी चल सकता है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने अक्सरियती अक़लियती तमाम फैसला देखे होंगे, वो आ चुके हैं। आपकी इस हवाले से अब क्या राय है? देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इशू रेज़ हुआ है और ख़ास तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो सेपरेट नोट लिखा है जिस पे बाकी 3 जज साहिबान ने उनसे इत्तेफाक किया है, उसके पैराग्राफ 91 और 99 में जो मुनीब अख्तर साहब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो व्यू लिया है वो ये कि किसी भी जजमेंट की ऑपरेट करने के लिए या एज अ प्रेसिडेंट होने के लिए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बेंच होना चाहिए। तो ये 10 मेंबर बेंच थी, तो इसमें कम से कम 6 जज साहिबान जो हैं उनका इत्तेफाक होना शॉर्ट ऑर्डर पे ज़रूरी है। फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो शॉर्ट ऑर्डर था वो 5 जज साहिबान का एक था और एक जो जस्टिस याया आफरीदी उनका सेपरेट नोट था। जो उसमें कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि ये डिक्लेयर किया गया था पैराग्राफ 4 से 11 तक को कि वो आइन के और कानून के मुताबिक नहीं था और ऑफ नो लीगल कॉन्सिक्वेंस था। लेकिन जो 5 जज साहिबान का शॉर्ट ऑर्डर था उसमें मज़ीद जुमले शामिल थे कि रिजल्टेंटली ये किसी फोरम पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो उसको इंटरप्रेट इस तरह किया गया कि ये मेजॉरिटी का शॉर्ट ऑर्डर नहीं है,
5 जज साहिबान का शॉर्ट ऑर्डर है। उसमें मैं नहायत अदब से ये अगर कह सकूं कि ये एक इशू है जिस पे अभी कोई फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुई है, क्योंकि एक व्यू ये है कि 10 मेंबर अगर बेंच है तो उसमें मेजॉरिटी 6 मेंबर होना ज़रूरी है। लेकिन माजी में भी ऐसा हुआ है, आफ्ताब शेरपाव केस में भी हुआ था, ऑर्डर 27A जिस पे अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया जाता है, उसमें प्लूरलिटी का व्यू था और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी व्यू के तौर पे तस्लीम किया है कई जजमेंट्स में। मैं एक मिसाल दे के आपको बताऊं कि एक केस ले लें जिसमें 10 जज साहिबान हैं, 5 जज साहिबान क्लियरली एक ऑर्डर लिखते हैं। एक जज साहब अगर ये फैसला करते हैं कि मैं सफिशेंट फैक्ट्स या मटीरियल नहीं है, मैं इस पर फैसला नहीं करता, और 4 जज साहिबान ये कहते हैं कि हम दूसरी तरफ फैसला करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है? मेरी इंतहाई अदब के साथ मेरी राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए मेजॉरिटी नहीं प्लूरलिटी होना ज़रूरी है, और जिसकी मैंने मिसाल दी आफ्ताब शेरपाव केस में। लेकिन ये पॉइंट क्योंकि डायरेक्टली अभी आर्ग्यू नहीं हुआ तो इस पर अभी बहस होना बाकी है। मैं समझता हूँ कि 5 जज साहिबान का अगर क्लियर नोट है और माइनॉरिटी व्यू जो है अगर 4 जज साहिबान का है, तो जजमेंट जो है उसका ऑपरेटिव भी है और उसकी प्रेसिडेंट की वैल्यू भी है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस इशू के ऊपर इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक है और आखिरी जो जजमेंट होगा वो, लेकिन ये इस पर बहस होना ज़रूरी है। जब बहस होगी सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर करेगा तो ये बात तय होगी। इस आज जो जजमेंट है उसकी रोशनी में अब सूरत हाल ये है कि 5 जज साहिबान का व्यू ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इसका नोटिस नहीं ले सकती। जस्टिस याह्या आफरीदी का व्यू ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बाउंड नहीं किया जा सकता, वो अज़-खुद या और जो तरीक़ाकार आइन में आर्टिकल 209 में दिए हैं उसके तहत ले सकती है। तो ये इस चीज़ पे अभी हतमी राय आना बाकी है। मेरे ख्याल में इस जजमेंट से ये मामला तय नहीं हुआ है, ताहत है कि अगर ये व्यू लिया जाए कि मेजॉरिटी का होना ज़रूरी नहीं है, जजमेंट के लिए प्लूरलिटी का होना ज़रूरी है, जिस राय को मैं सब्सक्राइब करता हूँ फ़िलहाल जब तक कोई फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इस इशू को कंसिडर करने के बाद नहीं आता। तो सर फिर एज ऑफ नाउ किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? क्या उसी FBI रिपोर्ट जिसको की तश्कील कलअदम करार दी गई, उसकी जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कलअदम करार दिया गया, उसी की कॉग्निजेंस ली जा सकती है? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका ले सकती है सू मोटो, या फिर अभी अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी इस जजमेंट की रोशनी में कि क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया, अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको आप एग्जामिन कर सकते हैं, तहजीब के दायरे में रह के क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, एनालाइज किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में मज़ीद कोई डायरेक्शन शायद ना दे, क्योंकि ये हतमी रिव्यू था, ये ख़त्म हो चुका है। और एक बात ज़रूर क्लियर है कि इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत का रोल ख़त्म हो चुका है। हुकूमत ने एक रेफरेंस फाइल किया था, वो यूनानिमसली क्वाश हुआ। अब जज साहिबान की जो आरा हैं मुख्तलिफ, वो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पावर्स और जुरिस्डिक्शन की हद तक, वो एक ख़ुद आइनी ट्राइब्यूनल है। अगर वो अज़-खुद नोटिस लेता है या उसके सामने ये मटेरियल कोई और लेके जाता है, तो ये काफ़ी डिपेंड करेगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर किस तरह रिस्पॉन्ड कर सकती है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ये केस ख़त्म हो चुका है। क्या क्यूरेटिव रिव्यू का भी ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास? देखिए, क्यूरेटिव रिव्यू पे क्योंकि इसमें मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, हमारी जो बाकी लीगल टीम के मेंबर साहिबान हैं, और मेरा हमेशा से व्यू ये रहा है कि क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो रियासत या हुकूमत के पास नहीं होता। अव्वल तो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी नोन है ही नहीं और उस पर बड़े सीरियस डाउट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी जो इसको इस्तेमाल किया गया वो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए तो है, लेकिन गवर्नमेंट्स के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय वे ऑफ क्यूरेटिव रिव्यू वो रेमेडी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो जिसका 1-2 दिन पहले जिक्र किया गया वो है सो मोटो रिव्यू की। सो मोटो रिव्यू जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट अगर खुद ले, कोई पार्टी जाके सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह सकती कि आप सो मोटो रिव्यू लें। पार्टी पिटिशन कर सकती है, ये पिटिशन इस केस में चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो अब दोबारा पिटिशन नहीं हो सकती। ऐसा पर जो तासुब ज़ाहिर एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हुआ कि जजेस ने अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लिया है, अपने अहले खाना को भी बरी ज़िम्मा कर लिया है। हालांकि मेजॉरिटी जजमेंट में बारहा लिखा गया है कि कानून के मुताबिक तहकीकात हो सकती है जजिस के अहले खाना की भी, और अगर कोई ताल्लुक बनता है जज के साथ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आप जजमेंट को इसी तरह रीड कर रहे हैं या आपके ख्याल में वाकई जो बरी ज़िम्मा करार दिया गया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जजमेंट
और माइनॉरिटी जजमेंट, दोनों में बड़ी पावरफुल रीजनिंग दी गई है। जो मुझे कंट्रास्ट नज़र आया वो है एम्फेसिस का। दो बड़ी अहम वैल्यूज़ हैं आइनी, एक तो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दूसरी है अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, और दोनों लाजिम व मलजूम हैं। ऐसा नहीं है कि वन इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। अब जो मेजॉरिटी व्यू है वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ये केस था इनकम टैक्स की वायलेशन का, उसको सामने रखते हुए मेजॉरिटी ने कहा कि ये केस जो है हमारी नज़र में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए हायर स्टैंडर्ड ऑफ जुडिशल स्क्रूटनी अप्लाई करेंगे। माइनॉरिटी की राय ये थी कि क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, और बिल्कुल सही है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस भी उतनी ही अहम आइनी एक रिक्वायरमेंट है और वैल्यू है, और अगर जहां नज़र आता है आइंदा कोर्ट्स के लिए इसमें गाइडलाइंस ये हैं कि जहां बेंच या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझती है कि असल केस जो है वो कुछ और है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो ख़तरे में है, तो वो पैमाना या मयार इस्तेमाल करेंगे जो मेजॉरिटी ने प्रेस्क्राइब किया है। अगर नज़र ये आता है आइंदा के केस ऐसा है कि जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल नहीं है, किसी जज साहब के इंडिविजुअल कॉन्डक्ट का सवाल है, तो जो मेयार माइनॉरिटी जजमेंट में दिया गया है वो फॉलो होगा। मैं समझता हूँ दोनों बड़े अच्छी और पावरफुल रीजनिंग है, दोनों रिकनसाइलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों जजमेंट, सब दोनों की एम्फेसिस जो है, और याया अफरीदी साहब, जस्टिस याया अफरीदी साहब का जजमेंट भी, उसमें एक पैराग्राफ में इन दोनों वैल्यूज़ का जिक्र किया गया है। तो अगर ये तमाम जज साहिबान का पढ़े तो फोकस जो है इन दोनों वैल्यूज़ पे है। कुछ ने इंडिपेंडेंस को ज़्यादा वज़न दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कि उनके ख्याल में इसमें जो असल सवाल था वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का था। जो माइनॉरिटी व्यू है उन्होंने कहा है कि हम जज साहिबान भी जवाबदेह हैं, और क्योंकि हम दूसरों के बारे में फ़ैसले करते हैं तो हमें ख़ुद भी अपनी जो है अकाउंटेबिलिटी का मेयार उतना ही ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन दोनों बड़ी अहम वैल्यूज़ हैं, और असल सवाल ये है कि आइंदा के लिए जो ये प्रेसिडेंट है वो डिपेंड करेगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में केस आता है। जैसे कि अगर ये केस आता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी व्यू जो है वो जो स्टैंडर्ड है वो प्रिवेल करेगा। अगर सिंपल किसी टैक्स लॉ की वायलेशन का सवाल है तो मेरे ख्याल में जो मेजॉरिटी व्यू की रीजनिंग है वो प्रिवेल करेगी। साहब, और अगर एज ऑफ नाउ भी इस बात को टेकअप किया जाता है तो टाइम बार्ड का मामला है सरीना ईसा के मामले में, उसका क्या होगा? और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप कर भी ले तो क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा एक टैक्स वायलेशन का होगा जिसमें पेनल्टी पड़ सकती है सरीना ईसा साहिबा पर, या फिर इसको जोड़ा जा सकता है जैसे काजी फायद ईसा से? देखिए, वो डिपेंड करता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मटेरियल किस तरह आता है, क्योंकि पहला जो रेफरेंस था जो वो क्वाश हो चुका है। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल के सामने कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, तो या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद नोटिस ले या उसके सामने आए, डिपेंड ये करेगा कि वहाँ क्या सवाल रेज़ किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसी तरह उसका फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुनी यादी। अल्लाह हाफ़िज़।